नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाठ योजना पर चर्चा न करके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करेंगे। और आने वाले समय में जो कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की तारीखें बहुत ही जल्द घोषित हो चुकी हैं और यह परीक्षा फरवरी माह में कराई जाएगी। तो इसके लिए जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और बाकी जो यूपी टेट की जो परीक्षा है उसके बारे में जो अन्य वीडियोस हैं उनके लिए एक हमारे पास एक अलग चैनल है सुपर टेट क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो 2019 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी जो किन्हीं कारणों 2020 में 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी, और यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम बाल विकास और एवं शिक्षण शास्त्र के 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो यह पहला देखिए ऑप्शन सूझ है, भग्नाशा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है चिंता, और ऑप्शन डी है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है सूझ, ये सही ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो पहला देखिए ऑप्शन उद्दीपक, दूसरा है स्मृति, तीसरा है आमोद और चौथा है ध्यान। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन सी है आमोद वो सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, FIACS किसके साथ संबंधित है? तो पहला देखिए हर्बर्ट के साथ, दूसरा है लिपिड के साथ, तीसरा है फ्लैंडर्स के साथ और चौथा है मॉरिसन के साथ। तो इसमें जो ऑप्शन सी है फ्लैंडर्स, इसके साथ में ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए, प्रश्न पूछने के लिए उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। सी है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, और डी है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो जो प्रश्न कौशल होता है तो उसके लिए इसमें कौन से जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? ऑप्शन देखिए, पहला है साक्षात्कार, बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सी है निर्धारण मापनी और डी है अवलोकन। तो इसमें से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? तो इसमें से जो ऑप्शन बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार प्रश्न, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आयोजन, ऑप्शन बी है अनुवादन, ऑप्शन सी है प्रबोधन और ऑप्शन डी है उद्भवन। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो जिसमें ऑप्शन डी है उद्भवन, यही सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए ए, इसे कौन बता सकता है? ऑप्शन बी, सही उत्तर बताएं। ऑप्शन सी, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? और ऑप्शन डी है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों यह प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए अर्थविज्ञान, ऑप्शन बी है रूपग्राम, ऑप्शन सी है ध्वनिग्राम और ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है ध्वनिग्राम ये सही ऑप्शन होगा। नौवां देखिए सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, डॉयट एलन ने इसकी खोज की थी, यानी इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन ए देखिए मूल्यांकन शिक्षण, ऑप्शन बी है वास्तविक शिक्षण, ऑप्शन सी है अवश्रेणीय शिक्षण
और ऑप्शन डी जो है वो है प्रभावशाली शिक्षण। तो क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण? तो इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग का पीरियड होता है या अन्य जो कौशल होते हैं उनकी जो मात्रा है वो कम कर दी जाती है, समय को जो है सूक्ष्म कर दिया जाता है, इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं इसको। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है अवश्रेणीय शिक्षण, तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या को कम कर दिया जाता है, टाइमिंग को भी कम कर दिया जाता है और एक बार में एक ही कौशल का प्रशिक्षण करवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो सूची ए में हल है, ये मनोवैज्ञानिक है, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है फ्रायड और चौथा है मैस्लो। और जो सूची दूसरी है सूची बी, इसमें पहला है आवश्यकता सिद्धांत, दूसरा है मूल प्रवृत्ति, तीसरा है मनोविश्लेषण और चौथा है प्ररोध अवकलन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ए बी सी डी मिलान करना है। तो देखिए इसमें से अगर आपको एक दो भी मालूम है तो उनके माध्यम से आप इसको ठीक से मिलान कर सकते हैं। चलिए हम सही ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है जो है इसमें सही होगा, जिसमें ए जो है वो चौथे में मिलेगा, यानी कि हल जो है उन्होंने प्ररोध अवकलन दिया था। जो बी है मैकडूगल, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है और मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत, यानी कि मैस्लो की एक नीड की हायरार्की है जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग, तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? पहला देखिए अभ्यास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है छोटे पदों का सिद्धांत, ऑप्शन सी है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत और ऑप्शन डी है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं? तो इसमें से जो पहला है अभ्यास का सिद्धांत वो नहीं होगा अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम लर्निंग में। 12 नंबर देखिए, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि जो एसआर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए देखिए क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑप्शन बी है अंतर्नोद, ऑप्शन सी है अभिप्रेरक और ऑप्शन डी है उद्दीपक। तो इसमें से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है वो महत्वपूर्ण नहीं है सीखने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? ऑप्शन ए देखिए प्रत्यय अधिगम, ऑप्शन बी है शाब्दिक अधिगम, ऑप्शन सी है संकेत अधिगम और ऑप्शन डी है श्रृंखला अधिगम। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन जो सी है संकेत अधिगम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किस बात का उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी है प्रस्तावना कौशल, सी है पुनर्बलन कौशल, तो पुनर्बलन तो हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन डी है समापन कौशल। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है उनका तत्व नहीं है। ऑप्शन ए माध्यम बिल्कुल है, ऑप्शन बी देखिए अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि और ऑप्शन डी है पुनर्बलन। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जो पुनर्बलन है वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए व्यक्तिगत अनुदेशन, ऑप्शन बी है तुरण उपागम, ऑप्शन सी है संवर्धन उपागम और ऑप्शन डी है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो जो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत अनुदेशन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बार फिर से देखिए, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और डी है कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें से जो सी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह ऑप्शन जो है सत्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल्य, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है अभिक्षमता और ऑप्शन डी है रुचि। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है अभिक्षमता, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? पहला ऑप्शन देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है संवेगात्मक गामक अवस्था। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सही उत्तर हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है ऑलपोर्ट, ऑप्शन सी है कैटल और ऑप्शन डी है आइजैक। तो इसमें से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है फ्रायड महोदय, वो संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? पहला देखिए प्रवाह, विविधता, मौलिकता और सहकारिता। ऑप्शन बी है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ऑप्शन सी है बारंबारता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण और ऑप्शन डी है प्रवाह, व्यवहारिकता, मौलिकता और विस्तारण। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ये समूह जो है सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। अब देखिए ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी टेट में जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो पहला ऑप्शन देखिए पराअहम, दूसरा है नर्सिसिज्म, ऑप्शन सी है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और डी है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें सी हो जाएगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो बालक का अपने माता और पिता के प्रति जो प्रेम होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के 2 प्रकार के नियम है, मुख्य नियम है और गौड़ नियम है। तो पहला ऑप्शन देखिए सादस्यता का नियम, दूसरा ऑप्शन देखिए बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी है आंशिक क्रिया का नियम और डी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये सही ऑप्शन होगा। 24वां क्वेश्चन देखिए कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो देखिए ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा है धनात्मक अंतरण, तीसरा है ऊर्ध्व अंतरण और डी है द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो ऊर्ध्व अंतरण सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए संप्रेषण संबंधी क्षमता है। तो ऑप्शन देखिए डिस्फेजिया, ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? डिस्फेजिया जो है वो संप्रेषण संबंधी अक्षमता होगा, यहाँ पर क्षमता के स्थान पर अक्षमता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो पहला देखिए प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है सहभागी विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है सामूहिक परिचर्चा विधि। तो कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो इसमें व्याख्यान विधि जो है वो प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। इसमें सिर्फ शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय रहकर सुनते रहते हैं। तो यही जो विधि है वो प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो ब्लूम का वर्गीकरण है जिसमें 3 प्रकार के पक्ष दिए गए हैं। तो उसमें से जो भावात्मक पक्ष है उसमें से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए व्यवस्थापन ए, बी ऑप्शन है अनुक्रिया, सी है आग्रहण और डी है ज्ञान। तो इसमें से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है ज्ञान, वो संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पहला देखिए परावर्ती स्तर,
ऑप्शन बी है अप्रेरणा स्तर, ऑप्शन सी है स्मृति स्तर और ऑप्शन डी है अवबोध स्तर। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है अप्रेरणा स्तर वो शिक्षण का स्तर नहीं है। अगला देखिए, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और डैश डैश के बीच की संगति है। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए पूर्व अनुभव, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है अनुप्रक्रिया और ऑप्शन डी है पशु। तो इसमें जो ऑप्शन सी है अनुप्रक्रिया वो सही ऑप्शन हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है आगमन, बी है समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी है प्रश्नोत्तर और ऑप्शन डी है निगमन। तो इसमें से कौन सी विधि पूछ रहा है कि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसमें जो समस्या समाधान है वो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है।